जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं शुक्राणु जनन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था अंडाणु जनन की मादा जनन तंत्र में जो होता है अंडाशय के अंदर किस तरह से अंडाणु बनता है, अंडाणु बनने की पूरी प्रक्रिया हमने समझाया था, जिसे अंडाणु जनन कहते हैं। और आज हम समझने वाले हैं शुक्राणु जनन की नर जनन तंत्र, यानी कि पुरुष के भीतर जो नर जनन तंत्र होता है उसमें वृषण होता है, और वृषण के भीतर किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हम पूरी इस प्रक्रिया को समझने वाले हैं। यहाँ पर है वृषणों के जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। यानी कि देखिए, पुरुष में जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर 250 पिंडक होते हैं, यानी कि वृषण जो होता है 250 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है, और प्रत्येक कोष्ठक से अधिवृषण तक एक पतली पतली नलिकाकार संरचना आती है। तो उस नलिकाकार जो संरचना होती है उसके अंदर क्या होता है, नर जर्म कोशिकाएं होती है और सर्टोली कोशिकाएं। तो जो नर जर्म कोशिकाएं होती है उन्हीं कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो नर जर्म कोशिकाओं को मातृयुग्मक कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाओं को जनन एपिथेलियम कोशिकाएं या मातृयुग्मक कोशिकाएं कहते हैं, और उन्हीं कोशिकाओं से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पर वही लिखा है कि वृषणों के जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब लड़का 13-14 वर्ष की अवस्था में आता है तब उसके अंदर शुक्राणु निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब लड़कों के अंदर शुक्राणु निर्माण होने लग जाता है तो उनके अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे धीरे धीरे उनकी आवाजें मोटी होने लग जाती हैं, धीरे धीरे उनके चेहरे पर दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है कि लड़कियों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लग जाता है। ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, शुक्राणु इनका नियंत्रण 4 प्रकार के हार्मोन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घोड़ा चलाता है, घोड़ा चलाने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है उसका नियंत्रण करने के लिए। गाड़ी चलाता है तो ब्रेक की, एक्सीलेटर की, सब गियर की, सारी चीजों की आवश्यकता होती है ताकि उसको नियंत्रण किया जा सके। उसी तरह से शुक्राणु बनने की जो क्रिया होती है इसका भी नियंत्रण करने के लिए शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर है नंबर 1 GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन जिन्हें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है LF यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी शुक्राणु को नियंत्रित करता है। एंड्रोजेंस, देखिए एंड्रोजेंस जो होता है ये शुक्राणु की क्रिया को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि शुक्राणु से ही एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये एंड्रोजेंस क्या करते हैं, व्यक्ति के अंदर जो द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे दाढ़ी आना, लड़कियों के प्रति आकर्षण बनना, आवाज मोटी होना, तो ये एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन वृषण से मुक्त होते हैं, स्रावित होते हैं, और ये द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो ये बल्कि इसका नियंत्रण नहीं करते हैं। तो हम शुक्राणु जनन समझ लिए, और ये किशोरावस्था में प्रारंभ होता है ये भी समझ लिए, 4 प्रकार के हार्मोन इसका नियंत्रण करते हैं ये भी समझ लिए। अब इसकी प्रक्रिया समझते हैं। यह क्रिया 2 चरणों में पूरा होता है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को हम 2 चरणों में बांट दिए हैं। नंबर 1 पे है जनन कोशिका यानी कि मातृयुग्मक कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण। यानी कि जो वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका है उसके अंदर क्या होता है, जो जनन कोशिकाएं होती है ये धीरे धीरे पहले समसूत्री विभाजन करेंगी, समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया में बदल जाएंगी। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो होती है और विभाजन करेगा तो ए स्पर्मेटोगोनिया और बी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाएगा। और जब दोनों प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाएगा तो ए प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया हमेशा विभाजित होती रहती, जबकि बी प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, वृषण की वह कोशिका जो स्पर्मेटिड का निर्माण करता है प्राथमिक जनन कोशिका कहलाता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है।
यानी कि वृषण की वह कोशिका जो स्पर्मेटिड का निर्माण करता है प्राथमिक जनन कोशिका कहलाता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। यानी कि देखिए शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया को 2 चरणों में बांट दिया गया। पहला है जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। अब जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण इसे भी 3 प्रकार से बांट दिया गया है। नंबर 1 है गुणन प्रवस्था। शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कि देखिए वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिका है उसके अंदर जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती है ये समसूत्री विभाजन करेंगी और समसूत्री विभाजन करके प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण करते हैं। प्राथमिक जनन कोशिका के बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु जन कोशिकाओं या और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। यानी कि वो जो कोशिकाएं होती हैं वे पहले समसूत्री विभाजन करती है जिससे कि प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण होता है और जब बार बार समसूत्री विभाजन करती रहती हैं तो उससे शुक्राणु जन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। और जब बहुत ज्यादा इस बार समसूत्री विभाजन होने लग जाता है तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये 2 प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया हो जाता है, ए तथा बी। ए स्पर्मेटोगोनिया और बी स्पर्मेटोगोनिया हो जाते हैं। तो ए स्पर्मेटोगोनिया लगातार विभाजित होता रहता है जबकि बी स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं वृद्धि प्रावस्था में चला जाता है। यानी कि गुणन प्रावस्था अभी तक चल रहा था, अब बी प्रकार की जो स्पर्मेटोगोनिया है ये वृद्धि प्रावस्था में चला जाएगा। वृद्धि प्रावस्था क्या है अब इसे समझते हैं। जननिक एपिथेलियम से स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है ये 3 प्रकार का है ना, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था हो गया, वृद्धि प्रावस्था। स्पर्मेटोगोनिया जो कि द्विगुणित होते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया बी प्रकार का स्पर्मेटोगोनिया था वो वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर चुका था। ये क्या होता है, ये द्विगुणित होते हैं और ये क्या करते हैं, ये सर्टोली कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका से खूब पोषण ग्रहण करते हैं और खा खा के एकदम मोटे हो जाते हैं। ये सर्टोली कोशिका से पोषण ग्रहण करते हैं, खा खा के एकदम मोटे हो जाते हैं, तो अपना वृद्धि कर लेते हैं, खूब वृद्धि कर लेते हैं, तब इनका नाम हो जाता है स्पर्मेटोसाइट्स। तो देखिए खा खा के खूब मोटे हुए तब इनका नाम पड़ गया स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो स्पर्मेटोसाइट्स बनता है ना ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसके आगे की जो प्रक्रिया होती है अब परिपक्वन प्रावस्था है। परिपक्वन प्रावस्था है, इस प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि देखिए जननिक एपिथेलियम थी उसमें समसूत्री विभाजन होता गया ए प्रकार की और बी प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। बी प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि प्रावस्था में गई, खूब पोषण ग्रहण करके खा खा के एकदम खूब मोटा हो गया, तो इससे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है ये परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश कर चुका है। इस प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से 2 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से 2 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जो कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन था तो अब इससे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। और देखिए प्रथम स्पर्मेटोसाइट्स था तो इसमें जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो 2 अगुणित कोशिका का निर्माण हो गया, जो कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स है। लेकिन अब जब इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तब इससे क्या होगा, 2 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स था इसमें इसकी संख्या 2 थी और दोनों में दोनों से 2 स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से अंततः 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो आप जननिक एपिथेलियम से स्पर्मेटिड का निर्माण तो समझ गए। अब देखते हैं स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। यहाँ पर है दूसरी प्रावस्था। पहली प्रावस्था थी, पहला प्रकार था जननिक एपिथेलियम से स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेटिड शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है,
इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण होता है। यानी कि जो स्पर्मेटिड होता है ये गोल भी होता है और ये चलता उलता नहीं है, ये अचल होता है और इस जो होता है ये शुक्राणु में बदल जाता है, ये शुक्राणु में बदल जाता है, शुक्राणु में कायांतरण हो जाता है। यह क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस, यह प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस तथा शुक्र कायांतरण कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड है उसका तुरंत बदल जाता है शुक्राणु में और यह प्रक्रिया शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यौवन अवस्था में ही प्रारंभ होती है, लड़की की यौवन अवस्था में प्रारंभ होती है। इसका नियंत्रण 4 हार्मोन करते हैं, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और तीसरा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और चौथा इससे क्या होता है, इससे एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया देखें तो ये 2 चरणों में पूरा होता है। पहला मातृगुमक कोशिकाएं या जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या होता है कि स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और दूसरा में क्या होता है, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण होता है। तो जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से जो शुक्राणु का नियंत्रण होता है, तो जो जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है ये 3 प्रकार से होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।